हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज डी। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका में संघीय व्यवस्था। तो अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है? संघात्मक शासन व्यवस्था। तो ये संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है, इसका अर्थ जान लेते हैं। इसमें संघीय शासन शासन व्यवस्था के अंतर्गत एक नवीन देन है। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची फेडरेशन लैटिन भाषा के शब्द फोइडस से निकला है, जिसका अर्थ होता है संधि या समझौता। अतः इस शब्द की दृष्टि से हम देखें तो समझौते द्वारा निर्मित राज्यों को क्या कहा जाता है? संघ राज्य। संवैधानिक दृष्टिकोण से संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान द्वारा ही केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन कर दिया जाता है। इसमें एक डायसी की परिभाषा आती है। एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य अधिकारों में मेल स्थापित करना है। आगे आता है, अमेरिका में आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां रहीं कि उनको संघात्मक व्यवस्था को अपनाना पड़ा। तो अमेरिकी व्यवस्था संयुक्त राज्य मतलब संघात्मक व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और विश्व में सबसे पहले अमेरिका के द्वारा ही इसे अपनाया गया। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया जा रहा था, उससे पूर्व अमेरिका क्षेत्र के 13 उपनिवेश पृथक पृथक रहते हुए अपना राजनीतिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। लंबे समय से अलग रहने के कारण उनमें अपनी पृथक सत्ता के प्रति स्वाभाविक रूप से तीव्र मोह उत्पन्न हो गया और वे इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटिश सत्ता के विद्रोह करने वाले इन 13 राज्यों को इस बात का पूरा भय था कि ब्रिटेन या यूरोप का अन्य कोई देश उन्हें पुनः पराधीन करने का प्रयत्न कर सकता है। यानी कहीं ऐसा नहीं हो कि ब्रिटेन का या फिर कोई भी अन्य देश उन पर फिर से क्या कर ले, शासन स्थापित कर ले और फिर से उन्हें क्या बना ले, अपना उपनिवेश। तो बाहरी दबाव का सफलतापूर्वक मुकाबला करने के लिए उनका एक होना आवश्यक था। उनके सामने समस्या यह थी कि विविध राज्य अपनी पृथक पृथक सत्ता बनाए रखते हुए भी एक हो जाएं, ऐसा केवल संघीय व्यवस्था को अपनाकर ही किया जा सकता है। यानी 13 राज्यों ने ऐसा बीच का रास्ता निकाला जिससे कि उनकी स्वतंत्रता भी रहे, लेकिन वो 13 राज्य एक भी रहे जिससे कोई अन्य भारी देश उनको पराधीन ना बना सके। तो ये सारी शर्तें उनकी संघीय व्यवस्था में पूरी हो रही थी, इसीलिए अमेरिका में संघात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। अगला आता है हमारा अमेरिकी व्यवस्था में संघात्मक व्यवस्था की कौन कौन सी विशेषताएं यानी कौन कौन से तत्व हैं, तो उनको हम एक एक करके विस्तार से समझाएंगे। तो पहली इसमें विशेषता है प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। संघात्मक व्यवस्था में आपको पता ही है कि शक्तियां केंद्र और राज्य में बटी होती हैं और बांटता कौन है? संविधान। ठीक है, तो कोई एक शक्ति केंद्र सरकार में ही सारी शक्तियां नहीं होती, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों में ही शक्तियों का बंटवारा होता है। अगला आता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का विभाजन संघीय व्यवस्था का निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है। संघात्मक शासन के अंतर्गत संविधान द्वारा केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारों के बीच शक्तियों का क्या किया गया है? विभाजन किया गया है। अगली इसमें विशेषता आती है अमेरिका में संघीय व्यवस्था के तत्व तो हम बता ही चुके हैं। संविधान की सर्वोच्चता। संघ शासन समझौते द्वारा स्थापित शासन होता है। यह समझौता संविधान में निहित होता है और संघ राज्य का यह संविधान सर्वोच्च होता है। केंद्र सरकार, इकाइयों की सरकारें तथा राज्य के विभिन्न अंग संविधान के प्रतिकूल किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। यानी अमेरिका में कौन सर्वोच्च है? संविधान। संविधान सर्वोच्च है, तभी तो संविधान ने शक्तियों का बंटवारा किन किन के बीच में किया है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में किसी प्रकार का मतभेद होता है शक्तियों को लेकर, तो इसका समझौता किसके तहत होगा? संविधान के तहत। अगला आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता। सभी संघात्मक राज्यों के अंतर्गत एक सर्वोच्च न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जिसका कार्य संविधान की व्याख्या एवं रक्षा करना होता है। सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार
के किसी अंग द्वारा संविधान के प्रतिकूल किए गए कार्यों को अवैध घोषित कर सकती है, और यही न्यायिक सर्वोच्चता है। न्यायिक सर्वोच्चता को ही संघात्मक शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता मानते हैं। अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय संविधान का उल्लंघन करने वाले कांग्रेस के कानूनों, राष्ट्रपति की आज्ञाओं तथा राज्य सरकार के कानूनों और कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। 1803 में मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने मारवरी बनाम मेडिसन नामक विवाद में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए स्पष्ट कहा था कि सब प्रकार के कानूनों की संवैधानिकता की जांच करने का एकमात्र अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अगली इसकी विशेषता होती है दोहरी नागरिकता। दोहरी नागरिकता को भी सामान्यतः संघ राज्य का एक तत्व समझा जाता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक व्यक्ति केंद्र सरकार का तथा उस राज्य सरकार का नागरिक होगा जिसमें वह रहता है। अमेरिका में कौन सी नागरिकता को अपनाया गया है? दोहरी नागरिकता। और भारत में इकहरी नागरिकता। अगला आता है हमारा संघीय व्यवस्था के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। संघ राज्य के उपयुक्त लक्षणों के अतिरिक्त अन्य कुछ गौण लक्षण भी माने जाते हैं। संघीय व्यवस्था के इन गौण लक्षणों में एक यह है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व संघीय आधार पर प्रदान किया जाना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर नहीं। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि भारत में द्वितीय सदन में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। ठीक है, क्लियर? भारत में जो राज्यसभा है उसमें जो प्रतिनिधि जैसे कि राजस्थान से 10 जाते हैं, यूपी से सबसे ज़्यादा 31 जाते हैं, तो यहाँ बराबर तो नहीं जाते। जनसंख्या के आधार पर ही राज्यसभा में प्रत्येक राज्य का क्या होता है? प्रतिनिधित्व। जबकि अमेरिका में क्या होता है? चाहे राज्य छोटा हो या बड़ा हो, सभी से कितने प्रतिनिधि जाते हैं? 2-2। तो अमेरिका की जो उच्च सदन है सीनेट, उसमें 100 सदस्य होते हैं। 50 राज्यों से 2-2 लेते हैं तो कितने हो जाते हैं? 100। और भारत की राज्यसभा में कितने? 250। यहाँ जनसंख्या के आधार पर राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। जैसे राजस्थान से 10, यूपी से 31, और भी कई स्टेट हैं उनकी जनसंख्या के आधार पर, मिजोरम, मेघालय, जो छोटे छोटे राज्य हैं उनसे एक एक सदस्य लिए गए हैं। तो ये भारत और अमेरिका की शासन व्यवस्था में क्या है? डिफरेंस है। अगला आता है संयुक्त राज्य में कांग्रेस के प्रथम सदन। कांग्रेस किसे कहते हैं अमेरिका में? जैसे भारत में संसद बोलते हैं ना व्यवस्थापिका को, ऐसे ही अमेरिका में व्यवस्थापिका को क्या बोलते हैं? कांग्रेस। कांग्रेस के प्रथम सदन यानी प्रतिनिधि सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर किया जाता है, और सीनेट में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर नहीं, बल्कि प्रत्येक देश से समान प्रतिनिधित्व, प्रत्येक राज्य से समान प्रतिनिधित्व होता है। यानी प्रत्येक राज्य से अमेरिका में कितने लिए जाते हैं प्रतिनिधि? 2-2। तो सीनेट की सदस्य संख्या कितनी हो जाती है? 100। अगली है विशेषता इसकी, राज्यों की प्रादेशिक अखंडता अनुल्लंघनीय है। संघ राज्य का एक सिद्धांत यह माना जाता है कि संघ को इकाइयों के क्षेत्र में परिवर्तन का अधिकार नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा ही किया गया है। आपको पता है भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संसद राज्यों के नाम परिवर्तित कर सकती है, राज्यों की सीमाओं में हस्तक्षेप कर सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, और एक राज्य के कई टुकड़े भी कर सकती है। तो इस मैटर में अमेरिका और भारत की शासन व्यवस्था में कुछ अंतर है। निहित शक्तियों का सिद्धांत क्या होता है? अमेरिकी संविधान संक्षिप्तता का एक उदाहरण है। संविधान के अंतर्गत संघीय शक्तियों की जो सूची है वह बहुत ही अधिक संक्षिप्त और सामान्य है। उसमें ऐसी शक्तियों का उल्लेख भी नहीं किया गया है जिनका प्रयोग किए बिना ना तो संघ अपने उत्तरदायित्व पूरे कर सकता है और ना ही संघीय व्यवस्था को बनाए रख सकता है। ऐसी स्थिति में संघीय शासन द्वारा इस धारणा को अपनाया गया है
कि संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक हो, संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। संघीय शासन द्वारा उन शक्तियों को इस आधार पर अपने हाथ में ले लिया जा सकता है कि ये शक्तियां संविधान में दी गई मूल शक्तियों की क्रियान्विति हेतु आवश्यक हैं, इस दृष्टि से संविधान में निहित हैं। इसी आधार पर निहित शक्तियों के सिद्धांत का क्या हुआ है, उदय हुआ है। तो शॉर्ट में इसका हम ये कह सकते हैं कि अमेरिका का जो संविधान है वो बहुत ही शॉर्ट है, यानी वहाँ पर कुल मिलाकर कितने अनुच्छेद हैं, 7, और भारत में कितने हैं, 395। तो 7 अनुच्छेदों में सारी शासन व्यवस्था का वर्णन नहीं किया जा सकता। तो फिर कैसे शासन को ठीक प्रकार से संचालित किया जाए, कैसे जिम्मेदारियों को निभाया जाए, कैसे उत्तरदायित्वों को पूरा किया जाए, क्योंकि संविधान में तो बहुत कुछ लिखा हुआ नहीं है। तो जितना भी लिखा हुआ है उसके आधार पर, उसको आधार मानते हुए व्यवस्थापिका अपनी तरफ से भी कुछ कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो जब वो अपनी तरफ से कानूनों का निर्माण करती है तो इस शक्ति को निहित शक्तियों के सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी संविधान द्वारा सौंपी गई शक्तियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए जिन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक समझती हो कांग्रेस, तो ऐसी शक्तियों को निहित शक्तियाँ कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।